लेट्स माइक बयानबाजी। लेट्स माइक बयानबाजी। आइए जानते हैं उन अहम बयानों के बारे में जिनका पड़ता है देश और दुनिया की घटनाओं पर गहरा असर। सबसे पहले बात डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से एक बार महान व्यक्ति और मित्र बताया। ट्रंप ने कहा कि भारत ने रूस से तेल खरीदना करीब बंद कर दिया है और वे जल्दी ही भारत का दौरा कर सकते हैं। ट्रंप ने मोदी के साथ व्यापार वार्ता को सफल बताया और कहा कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत अच्छी चल रही है और ट्रंप इस साल या अगले साल भारत आ सकते हैं। The talks with Prime Minister Modi going on a trade deal, and when do Going good. He stopped buying oil from Russia. when do you plan? And he's a friend of mine, and we speak, and he wants me to go there. We'll figure that out. I'll go. I had a great trip there with Prime Minister Modi. He's a great man, and I'll be going. Novo Nordisk is in the middle. You're planning to go to India next year? No. You're planning to go to India next year, sir? It could be, yeah. Novo Nordisk is in the middle of a potential $10 billion acquisition for a smaller obesity biotech. बिहार की पॉलिटिक्स में एक बार फिर बयानबाजी चरम पर है। वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम को दिए एक इंटरव्यू में बीजेपी नेता आर.के. सिंह ने दावा किया कि बिहार में 62,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। उन्होंने कहा कि इस घोटाले की जांच होनी चाहिए। वे जनता के हक की बात उठा रहे हैं। कोई बीजेपी वाले नहीं पूछ रहे ये भ्रष्टाचार है, जांच करो, ऐसे लोगों को निकालो। लेकिन आपकी आंख खोलने से उनकी आंख किसी की तो खुल नहीं रही। भाई एक मिनट, चुप हो सम्राट चौधरी के लिए अमित शाह ने कहा इनको जिताइए, मोदी जी इनको और बड़ा आदमी बनाएंगे, हो सकता है मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया जाए। वो तारापुर से चुनाव, एक मिनट सुन लीजिए, आपके आंख खोलने से, ये कहने से कि या तो इनको पार्टी से निकालो या कार्रवाई करो। आप घर में सिंह साहब बैठ गए, आपको पार्टी ने छोड़ दिया, एक तरह से आपको डिसग्रंटल छोड़ दिया या पार्टी ने छोड़ दिया, और वो सब लोग पार्टी ने छोड़ दिया और वो सब स्टार बने हुए घूम रहे हैं, उनके साथ मोदी जी के मंच शेयर हो रहे हैं, मंच पे शेयर कर रहे हैं। 62,000 करोड़ का घोटाले का आरोप अपनी पार्टी की सरकार पर लगा दिया है, गठबंधन की पार्टी की सरकार पर भी। जी हाँ, बिल्कुल। तो जो लोग ये भ्रष्टाचार की पार्टी तो किसको भ्रष्टाचार करने का लाइसेंस देती है क्या? हमको पार्टी का कोई आदमी बता दे तो क्या बीजेपी का पॉलिसी है कि भ्रष्टाचार हो? लेकिन बीजेपी का नेता नहीं, ये बीजेपी ने दूरी क्यों बना लिया? हाँ, ये सवाल आप बीजेपी से पूछिए। कोई दूसरा बोलता तो बीजेपी मुक्ति पा लेती। पार्टी क्या करती है ऐसे मामले में? 6 साल के लिए सदस्यता से बाहर कर देती है, अनुशासन वाली कार्रवाई हो जाती है। आपको बाहर भी नहीं कर रही है, तो कहीं बीजेपी के गले की फांस बने कि आप अगर कुछ चलाएंगे हो सकता है कि ब्लॉक कर दे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे कर दिया। हाँ, वो चैनल को फोन आ गया, पीएमओ में लोग बैठे हैं इस तरह के हिरेन जोशी टाइप के, बहुत कुछ एजेंडा तय करते हैं, हम लोग उससे बाहर हैं। तो इसके लाभार्थी होगा ना कोई, अगर घोटाला हुआ तो कोई लाभार्थी होगा, कोई बेनिफिशियरी। 2,500 करोड़ एक्स्ट्रा पर ईयर किसको जा रहा है? किसको? अदानी को जा रहा है। किसको? अदानी को। हाँ। आपको लगता नहीं इतनी बड़ी बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर आरोप लगाए और कहा कि ये दोनों मिलकर देश और संविधान को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि एनडीए बिहार में वोट चोरी करके सत्ता में आने की कोशिश कर रहा है। एसआईआर के जरिए 65 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। उन्होंने संघर्ष किया, उन्होंने ये वोट जिसके आधार पर आप इस देश के नागरिक बनते हैं, ये वोट जिसके आधार पर आपको सारी स्कीम मिलती है, आपको मनरेगा में मजदूरी मिलती है, इस देश के नागरिक बनने के नाते और इस देश में वोट डालने के नाते जितनी भी सरकारी स्कीमें हैं, सरकारी पैसे हैं, इसीलिए मिलते हैं, इसी के आधार पर मिलते हैं और आज इसी को कमजोर किया जा रहा है। आपके 65 लाख वोट काटे हैं इस सरकार ने और इनके साथ चुनाव आयोग ने, जो इनके साथ साथ मिलजुल कर साजिश कर रहा है हमारे संविधान, हमारे देश को कमजोर करने का। यह चुनाव आयोग जिसका दायित्व है कि इस देश की रक्षा करें, कि लोकतंत्र की रक्षा करें, कि चुनाव निष्पक्ष तरह से होना चाहिए, आज यही चुनाव आयोग इस सरकार के साथ साजिश कर रहा है कि आप किसी को वोट डालें, किसी को भी आप सरकार बनाना चाहें, कोई भी सरकार बनाना चाहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सरकार इन्हीं की बनेगी, वोट इन्हीं के पक्ष में जाएगा, क्योंकि सारे मिले हुए।
राजस्थान के अंता विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने जीत की ओर अग्रसर होने का दावा किया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि अंता की जनता बीजेपी की सच्चाई से वाकिफ हो चुकी है और 2 साल पहले बीजेपी के भ्रम में फंसी जनता अब उनकी अंतर्कलह और उपेक्षा को समझ चुकी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पिछले 2 सालों में जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का कोई काम नहीं किया, जिससे लोगों में असंतोष है। चुनाव हमारा जो है वो उपचुनाव है। और पहली बात तो ये है कि उपचुनाव ये क्यों आया, बीच में 1.5 साल में ही उपचुनाव क्यों आया। इसलिए आया कि भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे आपराधिक छवि के व्यक्ति को टिकट दिया जिसके 28 मुकदमे थे और वो भी लोकतंत्र को चुराने के, लोकतंत्र को धमका करके उसको प्रभावित करने के मुकदमे थे। एसडीएम की कनपटी पे बंदूक लगा करके, रिवॉल्वर लगा करके उन्होंने बूथें लूटी थी। तो ऐसे लोगों को उन्होंने चुनाव में उतारा और लोगों को भ्रमित करके और हमारी सरकार को बेवजह बदनाम करके, अनर्गल आरोप लगा करके वो सत्ता में आ गए। लेकिन सत्ता में आने के बाद में जब पर्चियों से मुख्यमंत्री बने तो सब हतपथ रह गए कि किसी भी नेता ने कभी कहा ही नहीं था कि राजस्थान का मुख्यमंत्री हम लोग भजन लाल जी को बनाएंगे, इनको वोट दीजिए। तो लोग ठगा महसूस कर रहे हैं। और जो चाहे चिकित्सा की हो, शिक्षा की हो, चाहे पेंशन की बात हो, चाहे खाद्य सुरक्षा की बात हो, चाहे कोई दूसरी योजनाएं हो जिससे आम जनता को लाभ मिलता है, उन सब योजनाओं का गला घोंट दिया गया है। विदेश में गरीब का बेटा पढ़ता था। राजस्थान में लगातार हो रहे हादसों को लेकर सरकार के मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने अजीब तरीके से ज्योतिष विज्ञान पर अपना विश्वास जताया। उन्होंने कहा कि इस साल कई ज्योतिषाचार्यों ने भविष्यवाणियां की थीं कि हादसे और आगजनी की घटनाएं बहुत होंगी और बड़े पैमाने पर जनहानि होगी। जोगेश्वर गर्ग के इस बयान को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने अवैज्ञानिक और अतार्किक बताया। हमारे यहाँ आग लग रही है, बसों में आग लग रही है, कारों में आग लग रही है। अब बस के तो चलो जैसलमेर वाली बस के लिए कह रहे हैं कि उसमें इमरजेंसी दरवाज़ा नहीं था और एक ही दरवाज़ा था, लोग निकल नहीं पाए। सेंट्री के पास जो स्कॉर्पियो जली, स्कॉर्पियो में तो 5 दरवाजे होते हैं और 5 लोग थे अंदर, तो 5 मर गए, बाहर ही नहीं निकल पाए। तो ये कुछ संयोग भी कह सकते हैं इसको। और यदि मेरे से आप पूछे व्यक्तिगत, क्योंकि मैं ज्योतिष में बहुत विश्वास करता हूँ, ज्योतिष एक विज्ञान है, ऐसा मेरा मानना है। और इस साल 2082 विक्रम संवत के प्रारंभ में जोधपुर सहित पूरे देश के ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी कर रखी है कि 2082 के वर्ष में हादसे भी बहुत होंगे, आग लगकर लोगों के मरने की बहुत होगी, युद्ध भी होंगे, जनहानि बहुत बड़े पैमाने पर होगी, भूकंप से हो, चाहे बाढ़ से हो, चाहे किसी भी रूप में हो, जनहानि होगी, बड़े पैमाने पर होगी, कि पहले से उन्होंने भविष्यवाणी कर रखी है और वो सच साबित हो रही है। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को एक पत्र लिखकर जयपुर में हुए हादसे में मृतकों के परिजनों और घायलों को मुआवजा देने की मांग की। गहलोत ने अपने पत्र में लिखा कि मैं एसएमएस अस्पताल जाकर जयपुर डंपर हादसे के घायलों से मिला। यहाँ कुछ घायल ऐसे भी हैं जिनके परिजनों की इस हादसे में मौत हुई है। इस हादसे में राजस्थान के साथ साथ दूसरे प्रदेशों के लोगों की भी जानें गई हैं। मुझे पीड़ितों के परिजनों ने अवगत करवाया है कि राज्य सरकार ने अभी तक उनके लिए कोई मुआवजा नहीं दिया है। गहलोत ने हादसे के सभी पीड़ित परिवारों के परिजनों को जैसलमेर बस हादसे और मतोड़ा हादसे की तर्ज पर ही मुआवजा जल्द से जल्द जारी करने की मांग की। प्रधानमंत्री से मुलाकात कर विश्व कप विजेता भारतीय महिला टीम की सदस्य और भारतीय क्रिकेटर राधा यादव ने पीएम से मुलाकात को गौरव का पल बताया। उन्होंने कहा कि पीएम ने बहुत अच्छे से स्वागत किया, जिसमें यह भी शामिल था कि हम एक टीम के रूप में कैसे खेले। प्रधानमंत्री मोदी ने भी 3 लगातार हारों के बाद शानदार वापसी के लिए खिलाड़ियों की तारीफ की और कहा कि ये जीत भारत की बेटियों के आत्मविश्वास और अनुशासन की ताकत है। असली चैंपियन वही होता है जो मुश्किल हालात में भी हार नहीं मानता। अच्छा लग रहा है मिलके, वो बहुत अच्छे से हमारा स्वागत किए और बहुत ही अच्छे से उन्होंने हम सबसे बात करी, हमारे पर्सनल हम कैसे थे और एज ए टीम हम कैसे खेले, वो सारे चीजें उन्होंने हमसे पूछी, तो काफी अच्छा लग रहा है। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने भारत पाकिस्तान सीमा पर बसे गांवों के लोगों से मुलाकात की।
कपूरशी में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि गुजरात पुलिस के 30 वरिष्ठ अधिकारी आज 2-2 गांवों में जाकर स्थानीय लोगों से मिल रहे हैं और वहां की परिस्थिति, कानून व्यवस्था और अतिक्रमण के बारे में जानकारी ले रहे हैं। हर्ष संघवी ने कहा कि बॉर्डर के गांवों में अब पानी, बिजली, चिकित्सा और शिक्षा की बेहतर व्यवस्था है और बच्चों के भविष्य के लिए काफी उम्मीदें हैं। अधिकारी एवं मैं सभी लोग 2-2 गांवों में आज प्रवास कर रहे हैं, गांव के लोगों से मिल रहे हैं, गांव में किस प्रकार की परिस्थिति है और खास तौर पे कानून व्यवस्था है, जो जमीन अतिक्रमण अगर हुआ है तो उसकी डिटेल्स, चिकित्सालय, स्कूल्स एवं 40 जितने अलग अलग एंगल्स पे पूरे दिन ये अलग अलग माध्यम से चेक किया गया है। मैंने भी आज 4 गांवों में प्रवास किया। गुजरात पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स भी इसी प्रकार से अलग अलग गांव में रुके हुए हैं। मुझे भी आज कपूरासी गांव, जो भारत का पहला गांव है, उसमें रात बिताने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं गांव के लोगों के साथ, परिवारजनों को मिल रहा हूं, उनको समझ रहा हूं। तब मुझे ध्यान में आया कि मोदी जी ने जब गुजरात में मुख्यमंत्री के तौर पे जब काम करना चालू किया, उससे पहले यही सीमाओं पे बसे हुए गांव की हालत क्या थी और जिस प्रकार से उनके फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से आज सीमाओं के ये गांव में पानी, बिजली, पश्चिम बंगाल के आसनसोल में बीजेपी नेता और एक्टर मिथुन चक्रवर्ती ने एसआईआर मामले में दावा किया कि कुछ लोग जानबूझकर अफवाहें फैलाकर और डर का माहौल बनाकर लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि जो भी हिंदू शरणार्थी भारत में आए हैं उन्हें नागरिकता दी जाएगी और वे देश के नागरिकों की तरह मतदान करने का अधिकार भी पाएंगे। साथ ही भारतीय मुसलमानों के वोट के अधिकार पर भी कोई सवाल नहीं है, वे वोट डाल सकते हैं। क्योंकि एसआईआर में हम किसी के खिलाफ नहीं है, ये अफवाह फैला के लोगों को डरा के कुछ करना चाहते हैं, कुछ नहीं। हम तो पहली बात तो कह दिया कि जहाँ से भी हिंदू आएंगे उनको हम ठीक तरह से उनको सिटीजनशिप बना के वोट का अधिकार दिलवाएंगे और जो भारतीय मुस्लिम है वो भी अपने अधिकार से वोट दे सकते हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ है? हाँ, अगर वो अभारतीय के लिए, जो हमारे भारतीय सिटीजन नहीं है, उनके लिए अगर मिशन निकाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो दूसरी बात है, वही कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते ये सब चीजें। गोवा सरकार ने बढ़ती गैंग हिंसा और सार्वजनिक सुरक्षा में चिंता के कारण जिला मजिस्ट्रेटों को 3 महीने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत पावर्स दे दी हैं। ये कदम नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा के जिला मजिस्ट्रेट्स को संदिग्ध लोगों को रोकने और हिरासत में लेने की अनुमति देता है। इन पर राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा होने का संदेह है। पिछले कुछ महीनों में गोवा में गैंगवॉर के बीच हिंसा और मुठभेड़ में वृद्धि हुई है, जिसके चलते पुलिस ने एनएसए शक्तियों के लिए सरकार से अनुरोध किया था। कर्नाटक के बेंगलुरु में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 1 साल पहले हरियाणा चुनाव खत्म हुए, अभी बिहार के चुनाव चल रहे हैं और राहुल गांधी को 1 साल पुराना हरियाणा चुनाव याद आ रहा है। प्रहलाद जोशी ने कहा कि राहुल गांधी के कथन में तथ्यात्मक गलतियां हैं और वे चुनाव प्रक्रिया की पूरी समझ नहीं रखते। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी जनता को भ्रमित करने वाले बयान देते हैं और उनके आरोप निष्पक्ष जांच में साबित नहीं हुए हैं। When did Haryana elections are over? Almost 1 year. A year back. After that, there was a J&K election. After that, there was a Maharashtra election. After that, there was a Jharkhand election. And now Haryana election is going on. At least उनको अभी उनको पता, अभी बिहार का इलेक्शन चल रहा है। अभी उनको जब बिहार का इलेक्शन चल रहा है, 1 बरस के पहले का हरियाणा अभी याद आ गया है। तो जब बिहार का इलेक्शन शुरू हो गया तो वो कोलंबिया में थे एंड वो अभी कोलंबिया से वापस आके बिहार में अभी घूम रहा है और अभी हरियाणा याद हो गया। और जब अभी तमिलनाडु का इलेक्शन और असम का इलेक्शन शुरू होता है तब वो बात कर
ये थे आज के कुछ अहम बयान। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।